हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। और 500 क्वेश्चन की सीरीज़ में अगेन हम एक और पैटर्न लेकर चल रहे हैं। आज शुरू कर रहे हैं, वो है रीजनिंग क्वेश्चंस। अब रीजनिंग क्वेश्चंस क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और काफ़ी डेप्थ में हर पार्ट में जाना पड़ता है, तो इसलिए मैंने इसे पार्ट वाइज ही रखा है। हाइलाइट्स के लिए आज डिस्कस करेंगे, देन नेक्स्ट वीडियो में हम अल्कोहल, देन एल्डिहाइड एंड सो ऑन। ठीक है, तो इससे आपको इजी भी हो जाएगा एंड आपको ज़्यादा क्वेश्चन समझने के लिए भी आ जाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो मैक्सिमम आ सकते हैं। तो चलिए पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं, जो नए हैं हमारे चैनल पर उन्हें मैं अपने बारे में बता दूं कि आई एम संध्या राय एंड आई एम द गोल्ड मेडलिस्ट इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एमएससी किया है मैंने एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मोर देन 25 ईयर्स हो गए हैं मुझे एक्सपीरियंस यहाँ पर लेते हुए, आप बच्चों को पढ़ाते हुए, 11th एंड 12th को पढ़ाते हुए। इनके अलावा मैंने एचओडी की तरह, चेकिंग बोर्ड में चेकिंग में एएचई की तरह एंड सीनियर कोऑर्डिनेटर की तरह भी बहुत साल काम किया। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे कुछ सेपरेट अपना इंडिविजुअल कुछ काम ऐसा करना चाहिए जिसमें मैं अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकूं आप लोगों के साथ। तो इसलिए हमने पिछले 2 साल पहले डीएसएल क्लासेस चैनल ये स्टार्ट किया था, जिसमें गॉड ग्रेस से और आप लोगों की उससे कि आप लोगों ने बहुत पसंद किया, तो 13K सब्सक्राइबर्स हो गए हैं हमारे अप्रॉक्स। और अभी पहले हम सिर्फ 11th एंड 12th की केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल्स की वीडियोस डालते थे, लेकिन अब हमने थ्योरी के क्वेश्चन आंसर सीरीज़ या उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आ सकते हैं, टॉपिक्स जो इम्पॉर्टेंट है लेसन वाइज, मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स जो आपके बहुत यूज़फुल हो सकती है कैलकुलेशन करते हुए, जैसे बहुत प्रॉब्लम आती है कि बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशंस हो जाती है, तो उनकी हम शॉर्ट ट्रिक्स डाल रहे हैं मैथ्स की, जो आपका टाइम बचाएंगी बोर्ड में। 10th के लिए भी हमने साइंस का अभी शुरू किया है दीपक सर ने, एंड मैथ्स के लिए आपकी हैं समानता मैम। तो और साथ साथ हम मोटिवेशनल वीडियोस भी ऐड कर रहे हैं, ताकि जो है आप लोगों को टाइम टू टाइम एक एनर्जी सी मिलती रहे, मोटिवेशन मिलता रहे कि आपको कैसे मार्क्स, गाइडेंस मिलती रहे कि आपको कैसे अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। तो ये सिर्फ हमारा डीएसएल क्लासेज है वो एक वे है अपने एक्सपीरियंस को आपसे शेयर करने का। तो मेरा कहना मान कर ही आप एक काम किया करिए कि एटलीस्ट डेली जब भी मैं कोई वीडियो ऐसे डालूं तो एटलीस्ट 3 या 4 लोगों को आप अपना इसे शेयर किया करिए, ताकि क्योंकि हमेशा नॉलेज जो है वो बांटने से और ज़्यादा बढ़ती है, कम नहीं होती कभी। तो चलिए हम पैटर्न 6 स्टार्ट कर रहे हैं, रीजनिंग क्वेश्चन का पार्ट 1 हाइलाइट्स के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड उनके फैक्ट्स भी बताऊंगी मैं आपको कि उसमें आंसर आपका क्या रहेगा। एंड एक और इम्पॉर्टेंट आपको बात बता दूं मैं कि यदि आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए कि इसका आंसर कितने लाइंस में आएगा, जैसे कि अब मैं ये इस क्वेश्चन की बात करूं तो मैंने इसमें फैक्ट दिया है, आपको समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पर हमें बेसिक क्राइटेरिया क्या लेना है। लेकिन यदि आपको वर्ड्स में बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर चाहिए कि 3 लाइन में आंसर जाना है, 4 में जाना है, कितना लिखना है हमें मैम, कितना ज़्यादा लिखेंगे तो नंबर तब भी कट जाते हैं, कम लिखें तब भी कटते हैं, तो इन दैट केस आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए डीएसएल क्लासेस 12। एंड उस पर मैं रेगुलर जो मेरी वीडियोस होती जा रही हैं, जैसे फंक्शनल ग्रुप हो गया है तो मैं डाल चुकी हूँ उस पर, उसके पेयर्स वगैरह के एग्जैक्ट आंसर के साथ, तो वो मैं नोट्स आपके साथ शेयर करूँगी एंड दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई आपको पैसे नहीं देने, सिर्फ आपको ज्वाइन करना है वो टेलीग्राम ग्रुप एंड अपने साथ और बच्चों को शेयर भी करना है, बस इतनी सी डिमांड है आपसे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। एल्काइल हैलाइड्स दो पोलर आर इमिसिबल विद वाटर। एल्काइल हैलाइड्स जो है वो पोलर होते हैं नेचर में, लेकिन फिर भी वो पानी, वाटर जो है वो पोलर होते हुए भी उसमें वो डिजॉल्व नहीं होते, इमिसिबल है। वाई?
तो इसमें हम फैक्ट बता रही हूँ मैं आपको, एग्जैक्ट आंसर तो आपको खुद फ्रेम करना है, या फिर जो मैंने अभी बताया कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। तो एल्काइल हैलाइड्स जो हैं, जो भी कोई कंपाउंड हो सॉल्यूट एक सॉल्वेंट में जब डिसॉल्व होता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी के दो कारण होते हैं, दो रीज़न होते हैं। एक होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, यदि सेम होंगे तो वो ज़रूर उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। तो सेम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होने चाहिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, जिसे हम कहते हैं केमिस्ट्री में लाइक डिसॉल्व्स लाइक थ्योरी। एंड दूसरा इसमें रीज़न होना चाहिए कि जब वो उसमें अंदर चला जाए सॉल्यूट सॉल्वेंट के, तो उनके बीच में बॉन्ड बनता है नया, और एक एनर्जी रिलीज होती है जिसे हम कहते हैं हाइड्रेशन इन केस ऑफ वाटर एंड सॉल्वेशन इन केस ऑफ एनी अदर सॉल्वेंट। तो वो हाइड्रेशन एंथैल्पी इतनी ज़्यादा रिलीज होनी चाहिए कि जो बॉन्ड टूटने में एनर्जी कंज्यूम हो रही थी वो उसको भी ओवरकम कर ले, उसको भी अपने आप एडजस्ट कर ले। तो ये अमाउंट ज़्यादा रिलीज होना चाहिए जिससे कि बॉन्ड ब्रेक होने वाली एनर्जी भी ये बैलेंस कर ले। तो ये दो फैक्टर में से यदि कोई भी फैक्टर मैच नहीं कर रहा तो सॉल्युबिलिटी जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे ही अल्काइल हैलाइड्स में हुआ कि अल्काइल हैलाइड पोलर तो होते हैं और वाटर भी पोलर होता है, तो पहला फैक्टर तो ठीक जाता है कि दे आर हैविंग द सेम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। बट सेकेंड फैक्टर के अकॉर्डिंग अल्काइल हैलाइड इतने पोलर नहीं हैं कि वो हाइड्रेशन एंथैल्पी इतनी ज़्यादा सफिशिएंट अमाउंट में निकाल सकें वाटर के साथ डिसॉल्व होने के बाद कि उनकी जो ब्रेकिंग वाली एनर्जी थी, बॉन्ड ब्रेक करने वाली एनर्जी, उसे वो बैलेंस कर लें। तो ये इतना अमाउंट नहीं निकलता, सेकेंड फैक्टर उसको बैलेंस नहीं करता है, इसलिए वो सेम होते हुए भी इमिसिबल है वाटर में। ठीक है, आई थिंक आपको क्राइटेरिया क्लियर हो गया होगा सॉल्युबिलिटी के दो फैक्टर्स का। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन और का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर से, या फिर इसी टाइप का पैरेलल क्वेश्चन और भी है जो एल्काइल्स के लिए मैंने दिया है कि जो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड है उसका टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से ज़्यादा हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा। मीन्स हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में जब भी कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन या इंक्रीजिंग वाटर में अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आए तो हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए, इस फैक्ट पर जाना चाहिए कि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो उन मॉलिक्यूल के बीच में है अट्रैक्शन का, वो कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, पहला फैक्टर क्या है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यदि लंडन फोर्स है तो सबसे वीक होगा, यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस टाइप से एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है इंटरमोलिकुलर फोर्स का, लंडन फोर्स, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, देन डायपोल डायपोल फोर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। तो यदि यहाँ पर इसके अट्रैक्शन की बात की जाए, इंटरमोलिकुलर फोर्स के अट्रैक्शन की बात की जाए, तो आप वहाँ पर फोकस करेंगे कि पोलैरिटी का मैग्नीट्यूड क्या है। दूसरा फैक्टर जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट करता है वो है नंबर ऑफ साइड चेन। जितनी ज़्यादा साइड चेन्स होंगी उतना बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट डाउन हो जाता है, क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और कॉम्पैक्टनेस कम हो जाती है। एंड तीसरा फैक्टर है हमारा इंक्रीज इन मोलर मास। यदि एक ही होमोलोगस सीरीज में मोलर मास धीरे धीरे 1 by 1 बढ़ रहा है एक एक कार्बन के साथ, तो जितना मोलर मास बढ़ता जाएगा इंटरमोलिकुलर फोर्स भी इंक्रीज हो जाता है एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि आपने नॉर्मली देखा होगा कि लोअर कंपाउंड्स होते हैं चेन में वो गैस होते हैं एंड हायर वाले जो है वो सॉलिड हो जाते हैं, लिक्विड से होते हुए सॉलिड हो जाते हैं, क्योंकि उनका मोलर मास धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो उनकी जो फिजिकल स्टेट है वो भी गैस से लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड चली जाती है। तो ये 3 फैक्टर हैं जिन पर आपको ध्यान देना है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करते हुए। यहाँ पर पैरा के लिए पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो पैरा में क्योंकि स्ट्रक्चर लीनियर आ रहा है, ये एक लीनियर स्ट्रक्चर को मैच कर रहा है। जितना ज़्यादा लीनियर स्ट्रक्चर होगा मीन्स कोई साइड चेन नहीं होगी, उतना ही ज़्यादा उसमें कॉम्पैक्टनेस ज़्यादा आएगी मॉलिक्यूल के साथ और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। यहाँ पर ये साइड चेन की तरह काम करेंगे ऑर्थो एंड पैरा, और इनका जो है बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा क्योंकि सरफेस एरिया इनका
इंक्रीज हो गया है और कॉम्पैक्टनेस हो जाएगी कम, दैट्स वाई बॉइलिंग पॉइंट हो जाएंगे डिक्रीज। सेम ही केस आपका ब्यूटाइल ब्रोमाइड नॉर्मल एंड टर्शरी के साथ है। नॉर्मल का स्ट्रक्चर बनाकर आप देखिए तो वो एक स्ट्रेट चेन आ रहा होगा और टर्शरी में 2 साइड चेन्स आएंगी जो कि उसका सरफेस एरिया बढ़ा देंगी एंड बॉइलिंग पॉइंट उसका हो जाएगा कम कंपैरेटिवली नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड से। तो ये 3 फैक्टर यदि आपको याद हैं बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट के, तो आप इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी कंपेयर में आ जाए देन यू कैन डू दैट वेरी इजीली। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा सकता है वो है ऑप्टिकली इनएक्टिविटी या एक्टिविटी पर, कि क्या, ये मैंने एग्जाम्पल लिया, वैसे कोई भी एग्जाम्पल और आ सकता है, मैं सिर्फ आपको एक पैटर्न बता रही हूँ इसमें, क्योंकि जितने टाइप के क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं इस चैप्टर में वो मैं आपको रीजन के साथ समझा रही हूँ। बाकी ये नाम जो है वो कोई भी चेंज हो सकता है। एग्जाम्पल, दे आर आस्किंग कि ब्यूटेन टू ऑल जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसको प्रूव करिए, या एक्टिव है, क्वेश्चन मार्क है, रीजन देना। तो हम ऑप्टिकली एक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? ऑप्टिकली एक्टिविटी एक मॉलिक्यूल की डिपेंड करती है उसके एसिमेट्रिक कार्बन पर, पहला फैक्टर, और दूसरा वो बनाता है नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस। इन दोनों में से जो भी क्राइटेरिया फिट हो रहा हो, लग रहा हो कि ये इसमें लग रहा है, तो दैट मीन्स वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, तो ये है हमारा ब्यूटेन टू ऑल का स्ट्रक्चर। इसमें इस कार्बन को हम देखेंगे कि वो कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है इसमें मॉलिक्यूल में। तो ये कार्बन एक OH से जुड़ा है, एक CH3 से जुड़ा है, एक ये पूरी 2 कार्बन की चेन इथाइल से जुड़ा है और एक हाइड्रोजन से जुड़ा होगा जब पूरी अपनी वैलेंसी कंप्लीट करनी होगी। तो ये चारों मॉलिक्यूल जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं, एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल, एक इथाइल, एक OH, ऑल आर डिफरेंट, जिसका मतलब है कि ये कार्बन है पूरा परफेक्टली एसिमेट्रिक। तो ब्यूटेन टू ऑल 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो यहाँ आप लिखेंगे नो इट इज ऑप्टिकली एक्टिव है, ना कि इनएक्टिव। ठीक है, और रीजन के साथ लेंगे इसे, एग्जाम्पल के स्ट्रक्चर बना के रीजन के साथ। तो एक कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी इन दोनों पॉइंट्स पर डिपेंड करती है, जिसमें आप ऑर्गेनिक में एसिमेट्रिक कार्बन छांट कर देख सकते हो और वहां से ही सीधा पता लगा सकते हो कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। नेक्स्ट जो पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट हर साल पूछा जाता है इस ब्रांच से, इस पार्ट से, कि क्लोरीन जो है वो बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। हम जानते हैं ना कि हैलोजन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप्स होते हैं। लेकिन जब वो बेंजीन से जुड़ जाता है, एल्काइल से नहीं, एल्काइल से जुड़ेगा तो रिवर्स होगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही। लेकिन यदि वो बेंजीन से जुड़ गया है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बन जाता है एंड यहाँ पर ऑर्थो एंड पैरा पॉइंट्स पर क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। मीन्स ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बन जाता है इन द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाई। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर जो लैंग्वेज चेंज होकर आ सकता है कि वाई हेलो एरेन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इजीली, ऑन द अदर हैंड हेलो एल्केन जो है वो सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं, वो इलेक्ट्रोफिलिक नहीं देते। एरेन्स न्यूक्लियोफिलिक नहीं देते, ये भी आ सकता है यहाँ चेंज करके कि वाई हेलो एरेन्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मीन्स सब इन तीनों चारों क्वेश्चन जो मैंने बोले उनके आंसर्स लगभग सबके सेम हैं। आपको क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर बनाकर ये देखना है, दिखाना है कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ये बन रहे हैं, क्योंकि क्लोरीन के पास है 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर एंड बेंजीन क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीलोकलाइजेशन शो करता है, तो ये जो लोन पेयर है वो बेंजीन के इन पाई इलेक्ट्रॉन को रीलोकलाइज करने में और ज़्यादा हेल्प करते हैं एंड जिसकी वजह से यहाँ ऑर्थो पॉइंट पर ये ऑर्थो है और ये भी ऑर्थो है और ये है हमारा पैरा पॉइंट। तो ऑर्थो पॉइंट और पैरा पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है उसके डीलोकलाइजेशन से, इसलिए ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाता है, पहले का आंसर। और दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली मिलता है, वो भी इसीलिए क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल होते हैं पॉजिटिवली चार्ज और वो नेगेटिव चार्ज की तरफ इजीली अट्रैक्ट होते हैं।
तो जब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ चुका डिलोकलाइजेशन की वजह से, तो इलेक्ट्रोफाइल जब हम डालेंगे तो वो इजीली अपने आप यहाँ जाएगा और अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स बन जाएंगे, जो आपने रिएक्शंस में पढ़े हैं कि हेलो एरीन्स क्या देते हैं, ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स बनाते हैं आगे। ठीक है, तो ये इसके लिए आपको ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बिल्कुल आलस नहीं करिएगा कि हम ये ना बनाएं, क्योंकि बनाकर डायग्राम बनाकर आप अपनी एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, लेकिन डायग्राम बनाने से हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है, एक्सप्लेन करने की पावर मिल जाती है, अच्छी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी राउंड अबाउट यहाँ घूम रहा है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पार्ट अलग है। बाकी मेन रीज़न यहाँ यही है कि कार्बन और Cl का बॉन्ड जो क्लोरोबेंजीन में है वो छोटा हो जाता है, शॉर्टर होता है रेदर देन CH3Cl। अल्काइल में जो कार्बन और Cl का बॉन्ड है, यहाँ Cl आना था, सॉरी। तो यहाँ जो अल्काइल के साथ यदि Cl जुड़ा हो, वहाँ का बॉन्ड लंबा होता है सिंगल बॉन्ड, और यहाँ का शॉर्टर हो जाता है। ऐसा क्यों भाई? ऐसा यहाँ जादू क्या हो जाता है? जादू कुछ नहीं है, जादू ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जो कि क्लोरीन के यहाँ पर आप देखोगे डबल बॉन्ड बन रहा है ना। यहाँ देखिए स्ट्रक्चर्स में डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। तो कार्बन जो यहाँ पर क्लोरीन के साथ यहाँ जो जुड़ा है, दैट इज फॉर्मिंग द डबल बॉन्ड। इसीलिए वो डबल बॉन्ड की आपको पता है शॉर्ट होती है लेंथ हमेशा सिंगल बॉन्ड से, जो कि हमें यहाँ पता लग नहीं रहा कि ये सिंगल बॉन्ड था और वो चेंज हो गया डबल बॉन्ड में, अपेरेंटली चेंज हो जाता है डिलोकलाइजेशन की वजह से। तो यहाँ जो डबल बॉन्ड की लेंथ है वो सिंगल बॉन्ड से हो जाती है छोटी, और ऐसा रेजोनेंस हमें एल्काइल्स में दिखाई नहीं देता, तो वहाँ पर डिलोकलाइजेशन होगा नहीं, इसलिए वहाँ परफेक्ट सिंगल बॉन्ड बनता है और उसकी लेंथ अच्छी होती है, जैसे सिंगल बॉन्ड की होनी चाहिए, वो लंबा होता है rather than in the क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो आंसर आपको वहीं से मिल रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, लेकिन आपको हाईलाइट क्या करना है? डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड क्लोरीन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत आपने ग्रिग्नार्ड रीजन का आपने पढ़ा होगा, ग्रिग्नार्ड रीजन के बारे में हमने 11th में भी इसकी प्रिपरेशन की रिएक्शन की थी। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स क्या होते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स होते हैं जिसमें कि मैग्नीशियम और हैलाइड जो है वो जुड़ जाता है एल्काइल के साथ। अब ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। यदि आप एयर में, जैसे सॉल्ट होता है ना, नमक होता है, नमक को यदि आप रेनी सीजन में खुला छोड़ दो तो सारा पानी उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। सेम ऐसे ही कुछ कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जो कि एनहाइड्रस कंडीशन में हमें बनाना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। अदरवाइज क्या होगा? क्यों, मतलब वो पूछ रहे हैं कि वाई वी प्रिपेयर दैम इन द एनहाइड्रस कंडीशन, क्योंकि भाई ग्रिग्नार्ड रीजन जो है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है नेचर में, एयर में से, सराउंडिंग में से वाटर वेपर्स को कलेक्ट कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा, और वाटर के साथ रिएक्शन करके इसकी बॉन्ड हो जाएगी ब्रेक, और ये इस टाइप से एल्केन और मैग्नीशियम के साइड प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, जो कि हमें नहीं करना है। हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चाहिए और हमें उसे आगे कहीं यूज़फुल प्रोडक्ट में यूज़ करना है, ये भी हमारा यूज़फुल है, लेकिन इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। बट हमें यदि कुछ और बनाना हो, प्राइमरी अल्कोहल बनाना हो, सेकेंडरी अल्कोहल बनाना हो, या एसिड्स बनाने हो, इन दैट के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमें प्रिजर्व करना पड़ेगा कि वो उसी से रिएक्शन करे जिससे हम चाहते हैं। तो वाटर से अवॉइड करने के लिए उसकी रिएक्शन को हमें एक ड्राई कंडीशन देनी पड़ती है, विच इज़ द ड्राई ईथर कंडीशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये आपको मैं इसका एक ही पैटर्न दे रही हूँ क्योंकि आपको अच्छे से रटा हुआ होगा। SN1 SN2 का डिफ्रेंशिएशन, उसमें रीजंस कि वो SN1 को यूनिमोलिकुलर क्यों कहते हैं, SN2 को बायमोलिकुलर क्यों कहते हैं, ये इसके 5-6 क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको आने चाहिए। यदि आपको वो भी चाहिए आंसर्स, तो अगेन आई एम सेइंग यू कि टेलीग्राम ग्रुप हमारा DSL क्लासेस के नाम से सर्च करना, या फिर मैं आपको नेक्स्ट टाइम दे दूंगी इसका। DSL क्लासेस 12 है इसका नंबर,
DSL क्लासेस 12 के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ ज्वाइन करिए। मैं रेगुलर वहाँ पर आज ही पोस्ट करने वाली हूँ इसके रीजनिंग क्वेश्चन पार्ट 1 के। उसमें आपको इसके और भी 5-6 क्वेश्चन जो यहाँ मैंने अभी छोड़े हैं, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो वो आपको वहाँ भी मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ सिर्फ मैं अभी एक पैटर्न डिस्कस कर रही हूँ कि SN2, ये इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो SN2 फास्ट देगा एंड वाई। 3 पार्ट्स दिए में 3 नंबर तक आ सकता है ये सिंगल क्वेश्चन। एक तो इसमें चायरल कंपाउंड बताना है कि इनमें से चायरल में ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा कंपाउंड है। दूसरा आपको बताना है कि इसमें SN2 कौन फास्ट देगा। तीसरा आपको रीजन भी बताना है। तो 3 मार्क्स तक ये क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर हम चायरल के लिए देखेंगे कि ये जो कार्बन जिससे हैलोजन जुड़ा है वो कार्बन एसिमेट्रिक है या नहीं। तो इसमें एसिमेट्रिक कंडीशन आ रही है, दिस इज द चायरल कंपाउंड। एंड दूसरा, इनमें से SN2 फास्ट कौन देगा। SN2 जो फास्ट देगा वो प्राइमरी हैलाइड देते हैं, ये है प्राइमरी हैलाइड जो कि SN2 फास्ट देगा। एंड रीजन क्या है SN2 फास्ट देने का, यही इसका रीजन है कि प्राइमरी हैलाइड्स में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है, इसलिए प्राइमरी हैलाइड SN2 रिएक्शन फास्ट देते हैं। और पूरी डिटेल जानने के लिए प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। यदि मैं साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड ये देखूं और इसको देखूं क्लोरोबेंजीन, तो दोनों बिल्कुल सेम लगते हैं। और कई बच्चे तो क्या करते हैं, सब बेंजीन को साइक्लोहेक्साइल बना के रखते हैं हमेशा, यहाँ से डबल बॉन्ड लगाना ही भूल जाते हैं कि अरे मैम क्या फ़र्क पड़ रहा है, डबल बॉन्ड ही तो नहीं लगाया। अरे डबल बॉन्ड नहीं लगाओगे तो यहाँ बेंजीन की जगह वो साइक्लोहेक्साइल बन जाएगा, है ना। तो डिफरेंस है दोनों कंपाउंड्स में। बेंजीन इज हैविंग अल्टरनेट डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन की सिचुएशन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, साइक्लोहेक्साइल में इस कार्बन की सिचुएशन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यदि दोनों में डिफरेंस भी आ जाए तो इस तरह से तुम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो, राइट। और यहाँ होता है डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहे हैं और डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया है। तो पोलैरिटी किसकी कम हो गई, क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन अपनी ताकत खो बैठा, वो अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन को दे रहा है, तो उसकी पोलैरिटी हो गई कम। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा, तो इसलिए क्लोरीन यहाँ पर परफेक्टली अपना इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर दिखाएगा। तो इसका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा कंपैरेटिवली हाई, क्योंकि इट इज नॉट हैविंग द डीलोकलाइजेशन प्रॉब्लम। यहाँ पर है डीलोकलाइजेशन प्रॉब्लम, इसलिए यहाँ हो गया प्रॉब्लम क्या कि क्लोरीन को अपने इलेक्ट्रॉन अंदर देने पड़े और वो अपनी पावर दिखा ही नहीं पा रहा। सो फैक्ट क्या है, डीलोकलाइजेशन का होना बेंजीन में और एब्सेंट होना इन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे पार्ट 1 में बहुत सही लगते हैं कि इनमें से 100% आपको मिलने ही वाला है क्वेश्चन। यदि फेथ रखो तो टीचर पर, तो ध्यान रखना कि मैं आपको कोई गलत या कोई मिसिंग नहीं करूँगी कोई भी पैटर्न जो है। बाकी आपको मैंने कह ही दिया है कि यदि आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए हमारा, एंड वहाँ से आपको एग्जैक्ट आंसर्स मिलते रहेंगे। एक और अमेजिंग बात आपको बता दूं, जैसे मैं क्वेश्चन आंसर के बारे में बता रही हूँ कि एसएन जो है कल ही ये संडे हमारा 6 दिसंबर को लेके आया है एक ऑल इंडिया चैम्पियनशिप टेस्ट सीरीज। 11 से 12 बजे बेटा होने वाली है और ये 6 से 12 सारी क्लासेस के लिए। कोई भी घर के आसपास है, कोई भी है आपके घर में है, कोई फ्रेंड है, कोई फ्रेंड का भाई है, बहन है, उनको बताइए कि ये एक रिवीजन टेस्ट सीरीज है। जस्ट आपको एनसीईआरटी सिलेबस रिवाइज करना है और वहाँ जाकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की फॉर्म में वो देना है। इस बहाने आपका रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा, एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाएगी एसएन के साथ साथ, एंड आप जान भी जाओगे कि अभी आपको कहाँ किस पॉइंट पर ज़्यादा वर्क करना है। एंड आप इसके साथ साथ आप और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से गेन कर सकते हो, जैसे कि 5 लाख तक स्कॉलरशिप्स भी मिल रही हैं। हर मंथ 5 लाख की स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड की जा रही हैं यहाँ पर। तो बेटा दोनों चीज़ें, मतलब हम क्या कहेंगे कि सिर कढ़ाई में, एंड वो होता है ना, कहावत होती है कि सब कुछ ऑल इन ऑल मिल रहा है, रिवीजन भी हो रहा है एंड साथ साथ आपको प्राइजेस भी मिल रहे हैं। बस क्या ध्यान रखना है, 6 तारीख को कल है 6 to 12 क्लासेस के लिए
11 से 12 एंड नेगेटिव मार्किंग नहीं है वहाँ पर। सिलेबस एनसीईआरटी ही होगा और आपको सिर्फ अपने आप को एनरोल करना है और ये जो फॉर्म भरा जाएगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस एक ध्यान रखना है कि आपको क्या क्या स्टेप वहाँ पर अपने आप को जो है, ये जैसे अभी आपको मालूम है अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस भी टॉप एजुकेटर्स से करवाते हैं। आप कोई भी क्लास ज्वाइन करते ही भी होंगे, रहे होंगे। दिसंबर में ये थोड़ा चेंज हुआ है, तो 1 दिसंबर से ये स्पेशल क्लासेस ऐसे अवेलेबल नहीं है अनअकैडमी पर जब तक आप इसे अनलॉक नहीं करोगे विद द रेफरल कोड। तो आपको फॉर्म भरना है, आपको वहाँ पर जाकर टेस्ट सीरीज देनी है या फिर आपको कोई भी स्पेशल क्लास अटेंड करनी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, चार्जेस नहीं है उसके, लेकिन उसे अनलॉक करने पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ रेफरल कोड। तो पहला स्टेप क्या है कि अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करिए। कईयों को नहीं पता होगा कहाँ जाएं क्या करें, तो मैं स्टेप बता रही हूँ। अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लो जिसने नहीं किया है अभी तक। लॉगिन करेंगे आप ऐप में और सेलेक्ट करेंगे गोल अपना कि आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज देनी है या कोई स्पेशल क्लास आपको देखनी है। तीसरे स्टेप में आप मेन्यूज बटन को सेलेक्ट करेंगे एंड सेलेक्ट करेंगे यदि आपको स्पेशल क्लास लेनी है तो स्पेशल सेलेक्ट करेंगे, और यदि फॉर्म भरना है या आपको टेस्ट सीरीज देनी है तो टेस्ट सीरीज का जो है सिलेक्शन करेंगे। वहाँ बटन होंगे दोनों अलग। एंड देन इनवाइट कोड एंटर करना है, इनवाइट कोड जो कि मैंने आप दिया हुआ है डीएसएल क्लासेस। आपको वहाँ अपना कोड यहाँ का भरना है डीएसएल क्लासेस, जिससे आप अनलॉक हो जाएंगे वहाँ पर अनअकैडमी पर। और फिर जितनी बार भी आप वहाँ पर ज्वाइन करेंगे कभी भी, तो वो ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। बस एक बार आपको अनलॉक करना है एंड देन वो अपने आप ही जितनी बार भी आप वहाँ पर ज्वाइन करोगे वो अपने आप ओपन होता रहेगा। ठीक है, तो कल आपको अटेंड करना है रिवीजन टेस्ट सीरीज को 11 से 12 के बीच में, एसेंट ऑल इंडिया चैम्पियन टेस्ट सीरीज को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, और कल जरूर टेस्ट दीजिएगा। ठीक है, बाय एवरीवन।